नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही सुंदर हिंदी कहानी जिसका नाम है कामचोर, जो कि आपकी कक्षा 8वीं की हिंदी वसंत भाग 3 के पाठ 10 से ली गई है, जिसके लेखक है इस्मत चुगताई। प्रस्तुत है कहानी कामचोर। इस कहानी में एक समृद्ध परिवार के बच्चों द्वारा घर के अंदर किए जाने वाले उद्यम का चित्रण किया गया है और इस परिवार के सारे काम नौकरों द्वारा किए जाते हैं, और जिससे कि बच्चों की आदतें बिगड़ गई है और उनकी बिगड़ी हुई आदत को सुधारने के लिए उनको काम करने की आदत विकसित करने के लिए नौकरों को निकाल देने का फैसला लिया जाता है। और उनको काम करने के नाम पर इन बच्चों को द्वारा इतना हंगामा किया जाता है कि घर में भूचाल सा आ जाता है, भूकंप सा आ जाता है, और इस कारण फिर उन्हें किसी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी दी जाती है। तो यही इस पाठ में है। चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। बड़े व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हुआ और तय हुआ कि सचमुच नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया जाए, यानी उनकी छुट्टी कर दी जाए, और ये बच्चे ही जो मोटे मोटे किस काम के बच्चों के लिए कहा गया है, वो काम नहीं करते थे और हिलकर पानी भी नहीं पीते थे, यानी वो स्वयं उठ करके पानी नहीं पीते थे, पानी भी नौकरों के द्वारा मंगवाते थे। तो उनकी ये आदत बिगड़ गई थी, इसलिए घर वाले ने निश्चय किया कि नौकरों को तो छुट्टी कर दी जाए और इन बच्चों से ही काम करवाया जाए। कामचोर कहीं के। कामचोर का मतलब होता है जो काम से अपना जी चुराते हैं, उनको कामचोर कहा जाता है। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, लेखक यहाँ कह रहे हैं कि सचमुच मुझे ऐसा ख्याल आया कि हम लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, और हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, और हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होगा, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया, और हमने हिलते हिलते पानी पीना शुरू कर दिया। इस कहानी में व्यंग्य भी है, व्यंग्य के साथ में लिखी गई है कहानी, यानी हंसी मजाक बहुत है इसमें। तो उन्होंने, लेखक ने और लेखक के साथ जो बच्चे थे, उन्होंने सबने हिल हिला करके पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो नहीं थे कि कोई धक्का दे और हाथ सह जाए। दबेल मतलब होता है किसी के सहारे तो नहीं है, या किसी के दबाव में तो नहीं है, और कोई धक्का दे और हम कैसे भी चुप बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। घमासान मतलब भयंकर युद्ध हो गया, छिड़ गया बच्चों के बीच में। सुराहियाँ उधर लुढ़की, जो पानी की मटकियाँ होती है वो उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग, और उनके कपड़े भी भीग गए। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वास्तव में नहीं मिलेगा उसको। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। देखिए, अब लेखक कह रहे हैं कि देखिए, ये शाही फरमान मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो फरमान है, यानी कि नियम लागू हो रहे हैं, वो जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। लेखक ने कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम बताओ। हमने दुहाई दी, मतलब दुहाई देना यानी मांग करना। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यानी उदाहरण के लिए, मिसाल के लिए नहीं, उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। कूड़ा मतलब कूड़ा कचरा। पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो ये बात घर के किसी बड़े सदस्य ने कही कि इतना सारा काम पड़ा है, और पेड़ों को पानी देना है, कूड़ा पड़ा है, उसको साफ करना है, तो तुमसे ये काम मुफ्त में नहीं करवाएंगे, तुमको तनख्वाह मिलेगी। तनख्वाह मतलब वेतन, यानी सैलरी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। अब्बा मियाँ, उनके पिताजी जो है, उन्होंने कुछ काम बताए उनको, और दूसरे कामों का भी उनको हवाला दिया, यानी कहा काम के बारे में
उदाहरण दिया, उनको बताया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। यहाँ कहा गया कि अगर माली को तनख्वाह मिलती है यानी कि पेड़ों को अगर पानी दोगे तो तुमको भी तनख्वाह मिलेगी। ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब यहाँ अम्मा जी ने कहा कि ऐसे याचना की, मतलब मांग की कि ऐसा मत करो, मतलब बच्चों को पेड़ों को पानी देने के लिए मत कहो, नहीं तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी लेखक ने तनख्वाह के सपने देखते हुए काम पर सब लग गए, तुल गए मतलब लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। बच्चों ने फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी है उसको चारों कोनों से पकड़कर उसको झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया मतलब पूरा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, मतलब सबकी सांसें फूल गई खांसते खांसते। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई और जो भी धूल थी वो सारे बच्चों के सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब उनको घर से बाहर निकाल दिया और आंगन में भेज दिया। और वहाँ हम लोगों ने, मतलब लेखक के साथ जो बच्चे थे, उन्होंने सबने फैसला किया झाड़ू निकालने का। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी बच्चे ज़्यादा थे और झाड़ू केवल एक, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, मतलब उसका तिनका बिखर गया। जितनी सीके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा और झाड़ू के जो छोटे छोटे तिनके बच्चों के हाथ में जितने लगे वो उनसे ही सफाई करने लग गए। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। और वह अम्मा ने सिर पीट लिया ऐसे ही। तो लेखक ने कहा कि भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तब तो इंसान काम करे ना, जरा से ऐसी बात पे हमें रोक देते हैं तो कैसे करें काम, तो ऐसे तो काम हो गया। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। और क्या हुआ कि लेखक के दिमाग में आया कि झाड़ू निकालने से पहले थोड़ा सा पानी छींट लेना चाहिए, तो पानी छिड़कने से क्या है कि धूल जम जाएगी और इतनी धूल उड़ेगी नहीं। तो ऐसा उनके मन में ख्याल आते उन्होंने तुरंत पानी छिड़का। और उसकी वजह क्या हुआ कि एक तो वैसे ही धूल बहुत भरी हुई थी उसमें, और ऊपर से पानी डाल दिया तो वो कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तब तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर के बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, तपेलियाँ सब लेकर के लूट ली गई। उन्हें ये चीज़ें भी न मिली, वे डोंगे, कटोरे और गिलासी ले भागे। छोटे मोटे यानी कि घर के सारे बर्तन वो ले गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची थी कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ चली और उसके बाद बर्तन। अब बच्चों के बीच में वहाँ धक्का मुक्की होने लगी और सारे बर्तन लेके एक साथ सब टूट पड़े नल के ऊपर। वहाँ उनके बीच में घमासान हो गया। सब बच्चे चाह रहे थे कि मैं बर्तन पहले भरूं। ऐसे करके एक भी बूंद किसी के बर्तन में नहीं आ सका और पूरे ठुसम ठास में किसी के बाल्टी पतीला के ऊपर नीचे सब बर्तन हो गए। और पहले तो उनके बीच में, बच्चों के बीच धक्के चले और फिर उनके बीच में अपनी कोहनियाँ चली और उनके बाद में बर्तन चले। सब एक दूसरे के ऊपर बर्तन मारने लगे। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामों और दमदार मौसियाँ, फौजियों की कुमुक भेजी गई। कुमुक मतलब फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस दिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। मतलब जितने बच्चे थे वो इतने खराब हो गए, उसमें कपड़े इतने गंदे हो गए, उनके कीचड़ में लथपथ हो गए सब। और उनको कपड़े बदलवाने के लिए और नहलाने के लिए नौकरों की संख्या कम थी। मतलब उनके पास इतने नौकर नहीं थे कि जो वो इन बच्चों को नहला सके। पास के बंगलों से आए नौकर और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है। मतलब हम थक गए और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। और लेखक ने ऐसा कहा कि
ना तो हमसे सफाई हो सकती है और ना ही हमारे बस का काम है ये। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे, हम मुर्गियाँ बंद कर सकते हैं, मुर्गियाँ ही बंद करें। बस शामी से जो बांस छड़ी हाथ बड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे चल दड़बे। पर साहब मुर्गियों को तो किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फुदकती हुई निकल गई। अब यह क्या हुआ कि वो मुर्गियाँ जब भागने लगे लेकर कि चल दड़बे, दड़बा मतलब जो है मुर्गी को रहने का स्थान है जहाँ बंद किया जाता है मुर्गी को रात में। पर साहब मुर्गियों को भी मतलब हमारे विरुद्ध किसी ने भड़का रखा था, यानी वो भी चमक रही थी हमसे, उठ पटांग इधर उधर भागने लगी। और उनमें से दो मुर्गियाँ तो जो खीर के प्यालों के ऊपर जो वो आया, जो उनकी अम्मा है आया है कोई भी, वो चांदी का वर्क लगा रही थी, वो दौड़ती फुदकती हुई फड़फड़ाती हुई उनके ऊपर से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है। अब वो जो खीर के प्याले हैं वो पता चला कि ये तो खाली है, मतलब गिर गए वो। और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धिले हुए सिर पर लगी हुई थी। अब दीदी के सिर पर वो खीर गिर गई थी तो उनका सिर भी खराब हो गया, दुपट्टा भी खराब हो गया। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। अब उनके पानदान, जो पान रखने का एक बक्सा होता है छोटा सा, में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। और उसने क्या किया, मुर्गे ने कत्थे चूने में उसके पाँव खराब हो गए और वहीं से वो दादी नानी की जो दादी अम्मा थी, नानी अम्मा की जो चादर थी सफ़ेद, उसके ऊपर वो छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। और एक मुर्गी ने क्या किया, दाल की तपेली में वो छपाक मार करके भागी और वहाँ से सीधी जाकर के मोरी में, यानी जहाँ पानी का निकास होता है, जहाँ हाथ मुँह धोने के कच्चा स्थान, जहाँ नाली वगैरह होती है, वहाँ पर वो तेजी से वहाँ पर फिसली और सारी कीचड़ जो मौसी जी के मुँह पर लगी, जो बैठी हुई थी हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल यानी बिना किसी नियंत्रण के, मतलब उनके अंदर कोई नियंत्रण नहीं था। ऊँट के मुंह पर मोरी बांधी जाती है उसको नियंत्रित करने के लिए, तो अगर वो बिना नकेल के रहेगा तो वो नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार ये मुर्गियाँ भी बेनकेल का ऊँट बनी हुई चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब किसी को ऐसा सूझा, किसी को ऐसे याद आया कि जो भेड़ें आ गई है तो इन्हें लगे हाथ मतलब तुरंत ही इन्हें खाना भी खिला देना चाहिए, दाना पानी इसको खिला देना चाहिए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। और भेड़ों ने भी इधर उधर जो खाना देख करके वो जल्दी जल्दी एक के ऊपर एक टूट पड़ी और सब इधर से उधर, कोई तख्त पर चढ़ गई, तख्त मतलब पलंग पर चढ़ गई। और भेड़ चाल तो मशहूर है, यानी भेड़ एक के पीछे एक वो चढ़ती है, चली जाती है, यानी एक भेड़ अगर खाट पे चढ़ गई तो दूसरी भी चढ़ेगी। उसी प्रकार उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंग को फलांगती हुई मतलब इधर से उधर कूदती हुई, बर्तन को लुढ़काती हुई एक साथ सब चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। यानी उस पर कुछ हीरे मोती जो नया नाम दिए गए, गोखरी, चंपा, सलमा, सितारे, ये सभी हीरे मोती हैं। इनको जड़ने के लिए वो मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी दीदी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोनती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। और क्या हुआ कि भेड़ें वहीं से निसंकोच, मतलब उनके बीच में कोई उनको पता नहीं था और संकोच नहीं था, उनके मन में कोई डर धमक नहीं थी, फिर भी वो उसको रोनती हुई निकल गई और मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगने मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है बकरियों का या भेड़ों का, जो छोटी छोटी पोटी करती है वो। जब तूफान गुजर चुका
तो ऐसा लगा कि जर्मनी की सेना टैंकों को और बम बारूद सहित इधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई और भेड़ों ने व्यवस्था खराब कर रखी थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी और जो हज्जन माँ सो रही थी वहाँ पे उसके ऊपर भी भेड़ें चढ़ गई। वो किसी का सपना देख रही थी तो भेड़ें जब चढ़ी तो वो मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली मतलब सब्जी वाली की टोकरी पर, मतलब कोई सब्जी बेचने वाली आई थी वहाँ पर, तो उसकी टोकरी पर वो टूट पड़ी, खाने लगी सब्जी। वह दलान में बैठी मटर की फलियाँ तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई और वो बचाने के लिए खड़ी हो गई तरकारी वाली। लेकिन आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी वो सारी सब्जियां खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध धोने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, मतलब सारे बच्चे भैंस का दूध धोने के लिए चले गए और एक साथ में ही वो दूध निकालने लगे। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई और बैठी हुई थी वो खड़ी हो गई और बाल्टी को लात मारी और दूर जाकर के खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए, यानी कि भैंस के पैरों को बांध दिया जाए और फिर इसका दूध निकाला जाए। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दी गई और अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। हाँ, पिछले जो 2 पैर थे वो चाचा जी की चारपाई से, देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि चित्र में किस प्रकार से उनके 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए थे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश कर ही रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। चाचा जी उस पलंग पर सोए हुए थे। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी से उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग के दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे और वो बच्चों को जिनने छूट दी थी उनको भला बुरा कहने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओ, एक भूल हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। भैंस जो है वो रुक गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के कुछ चौथाई हिस्से में 3/4 हिस्से में हो गया था। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए और सबको बाहर निकाल दिया गया। ऐसी हालत देख करके मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, यानी सब्जी वाली के जो भेड़े सब सब्जी खा गई थी उसके भी आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी और अम्मा ने यहाँ से जाने का फैसला किया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। अब वो जो अम्मा थी उन्होंने चुनौती दी कि या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, यानी कि या तो इन बच्चों से काम करवा लो तुम, इनका राज कायम कर दो, इनका राज रख लो, या फिर मुझे रख लो। दोनों में से एक काम होगा और बच्चे काम करेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया और सारे बच्चों को लाइन से खड़ा कर लिया और उनको सबको हिदायत दी गई।
अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों ने फिर से ये फैसला किया कि अब हम बिल्कुल भी हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे, यानी पहले वाली स्थिति वापस से आ गई। तो ठीक है बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।